हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एसएससी जीडी 2026 के बारे में बताने आया हूं। हालांकि अभी एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम चल रहा है, तो 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच तक चलेंगे, आप सबको मालूम है। और आज मैं 15 फरवरी को वीडियो बना रहा हूं उसी के दौरान, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरा तो इस बार नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के भी बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि सर हमारी एज पहली बार हो रही है। अधिकतर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी के इस युग में आए हैं। और वो बच्चे किस तरह से उनको अपनी तैयारी को आयाम देने चाहिए, क्योंकि आपको अगले 6-8 महीने कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या मन आपको रखना है, किस उद्देश्य से आपको या कितना टारगेट करके आपको रखना है कि आपका इसमें श्योर सिलेक्शन हो। अलग अलग स्टेट से इस वीडियो को बच्चे देखेंगे, तो हर स्टेट्स का इसमें अलग अलग रोल होता है। तो मान लीजिए यूपी में अगर हाई कट ऑफ, हरियाणा में अगर हाई कट ऑफ जाएगी, राजस्थान में हाई कट ऑफ जाएगी, तो वहीं पर थोड़ी कम कट ऑफ बिहार की जाएगी, एमपी की जाएगी, उत्तराखंड की जाएगी, हिमाचल प्रदेश की जाएगी। और थोड़ी कम कट ऑफ पे आऊंगा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात पे जाएंगे। और कम कट ऑफ पे जाऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, सेवन सिस्टर्स। और अगर मैं देखूं तो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो ये काफी कम कट ऑफ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कट ऑफ जो है हाई फाई कहाँ रहती हैं, और ये स्टेट वाइज कट ऑफ लगती हैं। अभी मैं झारखंड को भी देखूंगा तो झारखंड को भी मैं काफी कम कट ऑफ में रखता हूं, जैसे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसी कट ऑफ में रखता हूं। ठीक है, तो झारखंड वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है इस वैकेंसी में अपना कदम रखने का। हालांकि यूपी, राजस्थान और हरियाणा वाले बच्चों को मुश्किल होता है सिलेक्शन में इसमें, क्योंकि ये कारण है उस बात का कि भाई यहाँ पर जो कट ऑफ है काफी हाई फाई जाती है। पर ऐसा नहीं है कि वो हाई फाई नंबर नहीं लाए जा सकते, वो बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। आप ही लोगों के बीच से बच्चे लेकर के भी आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आज जिसको वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आप फेलियर स्टूडेंट और आप अपने आप को ये देखना चाह रहे हैं कि मुझे एक बार लास्ट अटेम्प्ट बहुत मन से एसएससी जीडी 2026 देना है, तो मैं उसके बारे में आपको ये जानकारी देने आया हूं कि आप कैसे अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, फॉर्म आपको मालूम है कि ये वैकेंसी ऐसे 26 या 26 ही बोलेंगे इसको, 25-26 भी नहीं बोला जाता। कैलेंडर ये 25-26 का है। एसएससी के कैलेंडर से डेट लेके आया हूं कि इसको, इस वैकेंसी का नाम होता है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें लिखा हुआ है एनआईए, एसएसएफ और असम एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, और राइफलमैन यानी असम राइफल जीडी को बोलते हैं ये। और ये सेंट्रल आर्म फोर्सेज में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 4 आती हैं। आईटीबीपी भी इसमें आती है। तो भाई जैसे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 11 नवंबर 2025 को फॉर्म आएंगे, पहले से डेट फिक्स है। और 15 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा अगली बार। इस बार फरवरी मार्च में हो रहा है, अगली बार 1 साल बाद सही होगा, मार्च अप्रैल में। सही एक और बात बता दूं कि जैसे बच्चों ये भर्ती आती है ना, कि मान लीजिए नवंबर में आती है और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी अगर आप देखो तो टोटल ज्वाइनिंग में 8 से 9 महीने पूरे प्रोसेस में लगते हैं। अब जितनी फास्ट तरीके से चलते हैं, 8 से 9 मंथ्स में सिलेक्शन करके ये आपको भेज देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितनी वैकेंसीज आती हैं, हजारों पद क्यों आएंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि देखिए, जब 2021 में ये वैकेंसी आई तो 25,271 पद आए, और ये हर साल आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे 21 में, 23 में, तो 21 में लास्ट में आया, तो 23 में शुरू में आ गया, तो 22 जो बीच जिसमें जिस साल नहीं आई तो बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ बच्चों को, तो इसको लगातार ही माना गया, क्योंकि 13-14 महीने का ही फर्क था। तो 25,271 21 में आई, फिर 23 में आई 50,187, फिर ये मार्च में आई 46,617, जनवरी में आई 39,481, और अब जो है ये दिसंबर जनवरी में आई। और ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल 2026 में, ये सॉरी, ये एग्जाम डेट लिखी हुई है, ये सब एग्जाम डेट लिखी हुई है। भर्ती तो अगस्त में आई थी। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट है, इस बार मार्च अप्रैल में होगा एग्जाम डेट, जबकि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर ये लगातार इन्हीं सालों में ऐसे ये वैकेंसीज आती रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाई देखो, ये ज्यादातर जो वैकेंसी होती है, अभी इसमें हो सकता है ये प्लस हो वैकेंसी। अभी इसका मतलब जब फाइनल रिजल्ट से जस्ट पहले भी ऐसा होता है, या ये जो एग्जाम का रिजल्ट है इससे जस्ट पहले भी ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ये भी 39 से 50 के आसपास पहुंच जाए, तो आप फिर ये देखोगे कि करीब करीब ये 45-50 हजार के आसपास ये वैकेंसीज आती रही हैं। उससे पहले और भी ज्यादा आती थी, पर ये पहले रेगुलराइज नहीं थी, हर साल नहीं आती थी। पर जब से हर साल आती है तो एक लिमिटेड सा नंबर फिक्स हो गया, जिसको आप 40-50 के बीच कह सकते हो। तो यहां भी आप कितना मान सकते हो कि एसएससी जीडी में 40-50 हजार वैकेंसी आएंगी। और बहुत ज्यादा खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ना, ये स्टेट वाइज होती है। हो सकता है यूपी के हिस्से में 40-50 हजार में जनसंख्या के हिसाब से 4,000 वैकेंसी आ जाए, ऐसे फिर राजस्थान में कुछ वैकेंसीज आ जाएं, ऐसे फिर एमपी में स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से। हालांकि जिस हिसाब से जनसंख्या है उससे कोई मतलब नहीं है इन वैकेंसीज के बढ़ने का। इस वैकेंसीज के बढ़ने का मतलब उससे है कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो राज्य के हिसाब से कहां से कितनी कम पड़ रही है, ताकि उस राज्य को टैकल कर सकें। तो ये ऐसा कतई नहीं होता कि इस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से हमें वो निकालनी है वैकेंसी। पर हमें बांग्लादेश में डेप्यूट करनी है, मान लीजिए चुनावों में ड्यूटी लगानी है इस फोर्स की, सीआरपीएफ की मान लो, तो सीआरपीएफ बहुत ज्यादा चाहिए जो बंगाली बोलती हो। और बंगाली कौन बोलेगी? जो बंगाल के लोग होंगे। तो फिर वहां पर पता लगता है कि बंगाल के लोगों को और भर्ती करने की जरूरत है, तो फिर वहां बंगाल में वैकेंसी ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसीज क्रिएट होती होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसी जनसंख्या वैसी वैकेंसी। ठीक है, तो ऐसा आप इसमें क्लेम भी नहीं कर सकते। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर आपका डीएमई लिखा है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी फिर आपका मेडिकल होता है। तो 3 स्टेप्स में भर्ती क्लियर हो जाती है। और भाई सबसे जो मेन रोल है ना, ये तो सिर्फ इसमें फिजिकल में कुछ नहीं होता, रनिंग होती है बस। और ये जो है ना, इसमें सिर्फ एग्जाम होता है। और ये जो एग्जाम है यही सब कुछ है। मेडिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे, फिजिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो है, ये है वो असली चीज, एग्जाम, कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, सिर्फ 10th पास। 10th अगर आप पास हैं और आप
18 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कब तक भर सकते हैं 18 साल से, मैं अभी वो भी बताऊंगा। जो पे स्केल होता है इनका, जो एनसीबी को अगर छोड़ दें, एनसीबी सिपॉय इन एनसीबी ये कभी कभी आती है, अभी पिछले 2 बार से तो नहीं आई है एनसीबी की वैकेंसी। ये नार्कोटिक्स विभाग होता है, सबसे छोटा पद होता है सिपॉय इन एनसीबी, जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड पे होता है, लेवल 1। गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब बनाई गई है वो लेवल के हिसाब से बनाई गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसका जैसा लेवल वो उतनी बड़ी जॉब। ठीक है, अभी जैसे ये बाकी को एनसीबी के अलावा मैं एसएसजीडी में बाकी पोस्ट की बात करूं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब लेवल 3 में आती हैं, लेवल 3। ठीक है, अदर पोस्ट यानी एनसीबी के अलावा सारी पोस्ट लेवल 3 में आएंगे और उनकी सैलरी भी ज्यादा बनेगी। मैं वो सैलरी भी बताऊंगा हर पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी करीब बन जाती है। एज अगर आप देखेंगे तो एज जो बनेगी बच्चों, वो मतलब यहां पर तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको काट के मैं आपको बिल्कुल फिक्स एज लिख रहा हूं कि जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं और 1/1/2026 को जिनकी एज 18 से 23 साल 23 ईयर्स हो रही होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर ओबीसी हो तो 18 से 26 ईयर्स, और अगर एससी एसटी हो तो 18 से 28 ईयर्स के बीच जिन बच्चों की एज हो रही होगी वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब ये 18 साल, अब आप देखो कि जिस बच्चे का 1/1/2007 को भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, जबकि आप 2007 वाले को आज देखोगे, 2007 नहीं है 8 वाला भी आ जाएगा, 7 वाले तो सभी भर देंगे, लेकिन 2008 में वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसकी 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी के बाद कोई पैदा हुआ नहीं भर पाएगा, 2008 में सिर्फ एक दिन वाला जिसकी 1 जनवरी को है, लेकिन 2007, 2006 ये तो सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1/1/2008 से 1/1/2026 तक पूरे 18 साल हो जाते हैं। जैसे 2/1 किया तो 17 साल 11 महीने 29 दिन आ जाएगा, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि 1/1/2008 वाला भर पाएगा, तो इसका मतलब 2007 वाले सारे। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्म जब आएंगे जब आपके 18 हो या ना हो, पर 1/1/2026 को अगर आपके 18 हो रही होगी तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये सारा मैंने बहुत आसानी से आपको आसान वे में समझा दिया है। एग्जाम जिसको सबसे ज्यादा बच्चा सीरियस लेता है वो ये एग्जाम है, और यही वो चीज है कि भाई साहब अगर ये तुमने क्लियर कर लिया और इस पे तुम्हारी पकड़ है तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रनिंग को और मेडिकल को तो ना के बराबर माना जाता है। असली चीज यही है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा बाहर करने का तरीका है इनके पास तो वो एग्जाम है। सोचो कि 50 लाख फॉर्म आएंगे, कितने, 50 लाख, और जब वो एग्जाम में पास करते हैं ना तो पता लगता है कि भाई जो एग्जाम में पास करेंगे वो आपकी वैकेंसीज का 10 से 12 गुना पास करते हैं, और 10 से 12 गुना मान लिया 50,000 वैकेंसी भी मैं मान लूं 50,000, और 50,000 में 10 गुना बच्चे पास किए, 10 गुना नहीं करते आजकल, 8 साढ़े 8 गुना ही करते हैं, मान लीजिए फिर भी मैं मान लेता हूं 5 लाख बच्चे पास हुए, तो आप देखो ना 45 लाख बच्चा कहां फेल हुआ, 45 लाख बच्चा यहां फेल हुआ। तो यही है वो कंपटीशन कि आपको पहले क्रीम में आना होगा, और फिर मान लो इन 5 लाख में से पता चलता है कि फिजिकल मार दिया 1 लाख ने, अब बाकी के और वैकेंसी 50,000, तो बाकी 50,000 कहां से फेल करेंगे फिर ये, फिर इसमें से फिर जो जिनके और अच्छे मार्क्स होंगे फिर दोबारा इसी एग्जाम पे कट ऑफ लगेगी। यानी इन 5 लाख में से फिजिकल लगवाएंगे, 1 लाख बच्चा मेडिकल फिजिकल सब फिट हो गया, मेडिकल फिजिकल अब साथ साथ होंगे। ठीक है, एग्जाम कराते ही पास हुए बच्चे फिजिकल के लिए उन सबका मेडिकल कराएंगे, पिछली बार से रूल बन गया है। तो फिर मान लीजिए 1 लाख बच्चे हो गए, तो 1 लाख बच्चों में से 50 कैसे लें, फिर एग्जाम पे कट ऑफ, क्योंकि मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाइंग है। यही वो चीज है जहां से इस बार बार इस कट ऑफ को बढ़ाते रहते हैं, तो जिसके इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन ले जाता है। और भाई यही वो तय करता है कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, एसएसएफ मिलेगी, मैं वो सारी पोस्ट भी अभी बता रहा हूं। देखिए इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। हम बच्चों को हिंदी रिकमेंड करते हैं और वो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर के 160 में से मेरिट बनती है। 160 में से किसके ज्यादा मार्क्स होंगे। और बच्चों पिछली बार बता दूं, जो पहला रैंक 1 बना था ना, उसके 160 में से 171 मार्क्स आए थे। रैंक 1 जो बच्चा बना उसके 160 में से 171, सर ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, शाहरुख खान नाम था उस लड़के का, और भाई वो आरडब्ल्यू का स्टूडेंट रहा, आपको खुशी होगी। और एक आलोक राठिया, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, तो वो 2 रैंक 2 रहा था। तो 160 में से 171, क्या इस बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, तब भी 160 में से 160 बनते हैं। नहीं, इसने सारे भी सही नहीं किए, तब भी इसके 171 हो गए थे। इसका एक प्रश्न छूटा था, एक गलत भी हुआ था, तो सोचो ना इसके नंबर कितने बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके 157.75 नंबर बने होंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। तो उस उतने नंबर बने, तो फिर 171 कैसे बने। एक तो नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरिट लगती है कि भाई आपको इसको 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, या जितने का भी मिला 6-7 का, और इसको फिर एनसीसी के भी मार्क्स मिल गए। एनसीसी के नंबर होते हैं सी सर्टिफिकेट के 160 का 5%, 16 8 नंबर एनसीसी के मिल सकते हैं। तो इस वजह से नंबर इस बच्चे के इतने बन गए। पर एक बच्चा था जिसने पूरे 80 में से 80 सही किए, उसके 160 में से 160 आए, मतलब वो करके आया। अब लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन मिला 7 नंबर का, 160 में से 167, जिसका नाम था आलोक राठिया, रैंक 2 रहा। इसका 160 में से 167 रहा, ये रैंक 2 रहा, क्योंकि 7 नंबर इसको नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इसके पास एनसीसी के मार्क्स नहीं थे, ये बच्चा एनसीसी में ज्यादा ले गया इससे। ठीक है, तो ये ऐसे भी होता है इसमें, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। और मैं कह रहा हूं 160 में से 160 प्लस नॉर्मलाइज होकर 100 से ज्यादा बच्चे थे, 100 से ज्यादा, दोनों से तो अभी मिलवाऊंगा आपको, 100 से ज्यादा बच्चे थे। तो सोचो जिनकी रैंक 100 तक आई होगी वो तो 160 से ज्यादा ही रहे होंगे सब, है ना। तो भाई साहब ये कंडीशन रहती है इसमें। तो सर ये इतने नंबर आते हैं, हाँ आते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊं कि भाई देखो सबको पता है कि यार बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी जीडी में कौन सा है, सबको मालूम है कि रोजगार बैंक से पढ़ना है, हर कोई बच्चा यहां से पढ़ रहा होता है।
तो जब एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर आ सकते हैं भाई नंबर। जाहिर सी बात है कि जब एक ही जगह से शिक्षा ले रहे हैं, सबको क्वालिटी वाली शिक्षा मिल रही है, फिर वो अच्छा ही स्कोर करते हैं, अच्छे बच्चे वहां पर। ठीक है, जो मेहनती बच्चा है। अब बच्चों, एक स्टेप हो गया एग्जाम, दूसरा स्टेप हो गया फिजिकल। 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है। ठीक है, फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में भागना होता है। लद्दाख रीजन को थोड़ा छूट होती है, लद्दाख वालों को ये होता है 1600 मीटर 7 मिनट में लड़कों को और 5 मिनट में 800 लड़कियों को। ठीक है, वहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, उस हिसाब से ये छूट दी रखती है। बाकी सब जगह यही लड़कों और लड़कियों का फिजिकल है, हर जगह का। ठीक है, हाइट भी नपती है इसमें। लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर, जो करीब करीब आप देखोगे तो 5 फीट 7 इंच के आसपास बनता है, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर, अगर इसको इंच में भी नापने लगो तो 5 फीट और 2 इंच के आसपास ये बनती है। ठीक है, तो और बाकी अलग अलग जैसे एसटी के लड़के या लड़कियां, उनको छूट होती है, ये मेल को, ये फीमेल को। ठीक है, और बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, उनको और ज्यादा छूट होती है, लद्दाख रीजन को और ज्यादा छूट होती है, तो वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है। बाकी नॉर्मल एरिया में 170 सेंटीमीटर लड़का और 157 सेंटीमीटर लड़की की हाइट। अब बच्चों यहाँ पर मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ 80 जो सेंटीमीटर जो चेस्ट यानी हाइट के बाद क्या हो गया, लड़कों की चेस्ट नपती है, लड़कियों का वेट नपता है। लड़कों की चेस्ट, लड़कियों का वेट। तो जो लड़कों की चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, यानी वो जो अनएक्सपेंडेड इसमें जैसे भी लिखा है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 80 प्लस 85, यानी बिना फुलाए जो नॉर्मल 80, ऐसे सांस भर लो तो 85, जैसे आप सांस भरते हो तो ये फूल जाती है चेस्ट आपकी, तो वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसे फूल के फिर वो ज्यादा बैठनी चाहिए। तो और अलग अलग रीजन की भी, एसटी वालों को 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 का फुलाव। ऐसे यहाँ लड़कियों का कोई चेस्ट नहीं नपती, लड़कियों का उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट देखा जाता है। अब किसकी हाइट ज्यादा है तो उसको वेट थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा, जिसकी कम है उसका वेट कम चलेगा। ये कहां से चार्ट मिलता है किसकी कितनी चलेगी, मेरी हाइट कितनी है, मैं उस हिसाब से देखना चाहूँ तो गूगल पे आपको चार्ट मिल जाता है, स्टैंडर्ड हाइट के साथ स्टैंडर्ड वेट। ठीक है, तो वही यहाँ उससे 5 किलो अप और डाउन, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट बैठी 158 सेंटीमीटर और इस पर वेट लिखा हुआ है कि भाई आपको कम से कम 52 किलो वजन होना चाहिए, तो इसमें +5 भी चल जाएगा, -5 भी चल जाएगा, पर इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, आप मान लीजिए 40 किलो की है तो आपको बाहर भी कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन। अब अगली बात कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। इसमें जो पोस्ट होती हैं वो बीएसएफ होती है, जो बॉर्डर, भाई देखो इस फॉर्म को जो भरता है ना, वो देशभक्ति की भावनाएं उसके अंदर होती हैं। वो जाहिर सी बात, आप आर्मी में अग्निवीर हो गया, अग्निवीर वाले बच्चे जो आर्मी का सपना देखते थे, वो सारे बच्चे किस तरफ शिफ्ट हुए, एसएससी जीडी की तरफ। आप हाई कट ऑफ किस लिए भी देखते हो, उसका कारण ये भी है कि आर्मी में जो बच्चा जाता था अब वो नहीं जा रहा, अब वो एसएससी जीडी की तरफ हो गया, क्योंकि उसको भी फ्यूचर सेफ चाहिए। अब अग्निवीर में बच्चों में ये मैसेज गया है भाई 4 साल में तो उसको घर ही आना है, हालांकि वहां भी 25% बच्चे परमानेंट होते हैं, पर उस रिस्क को कोई नहीं चाहता, तो सारा बच्चा इस तरफ आ गया। तो आप देखते हैं कि बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी, ये कभी कभी आती है वैकेंसी, और एसएसएफ, ये वो वैकेंसी है जो हर बार आती है। ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं तो सैलरी सर कितनी बनती है, वर्दी कैसी होती है, तो मैं ये सब आपको दिखाने वाला हूं। सबसे बेहतरीन जो जॉब है, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, अगर इसके अंदर माना जाता है किसी को, तो वो एसएसएफ, जो सबसे नीचे लिखी हुई है। सर इसमें क्या बेहतरीन है ऐसा, मान लो कोई ये कहता है कि भाई मैं जो तैयारी करूंगा, मैं अपनी आगे की भी तैयारी, बस मैं अभी पहले एक जॉब ले लूं और फिर मैं आगे की बेहतरीन तैयारी करना चाहता हूं अपनी, और मुझे वर्दी का भी थोड़ा शौक है, मैं नहीं भी कर पाऊं तो मैं वर्दी वाली नौकरी ये कर लूंगा जिंदगी भर। जिंदगी भर कैसे, इसमें सैटरडे और संडे आपका परमानेंट ऑफ किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। और सैटरडे संडे के अलावा मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे जो बचा, इसमें मात्र 6 घंटे नौकरी, मात्र 6 घंटे नौकरी। भाई बताओ इससे आसान जॉब कौन सी होगी। पर इसको भी नहीं लेते कुछ बच्चे कि मुझे देश सेवा का शौक है, तो यहां पर आप बिल्डिंग की सेवा कर रहे हो, बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हो, जो भारत सरकार की देश सेवा वो भी है नो डाउट, पर यहां पर आप जो भारत सरकार की पुरानी बिल्डिंग है नहीं पे भी नहीं लगाते आपको, तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी में आप लोगों को रखा जाता है। ठीक है, और ये 6 घंटे की नौकरी है, तो भाई साहब ये सबसे अच्छी मानी गई है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए आराम बहुत है, आजकल भारत में आराम पसंद है, इस वजह से लोग इसे चुनते हैं और आगे की तैयारी हो जाती है, समय बहुत है। और बाकियों में भाई परमानेंट नौकरी, पर देखो देश सेवा आगे बढ़ के आपको बाकी नौकरीज में मिलती है, और आपको जो इसमें कंफर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ता है, मतलब यहाँ उतना आराम नहीं है, ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड, एसएसएफ की ट्रेनिंग भी 3 महीने 4 महीने की होगी। ठीक है, चलिए हमें एसएसएफ की सिर्फ वर्दी नहीं होती क्या, मैं दिखाता हूं, देखो ये आलोक राठी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी होती भाई, 2 भाई और भी हैं, देखो साक्षात आपके सामने, आ जाओ भाई दोनों, ये दोनों भाई अभी जो भर्ती हुई है ना, इनको वर्दी मिल गई है, एसएससी जीडी, इधर इधर हो जाओ, एक के तो एग्जाम चलने उससे पहले वाले को मिल गई वर्दी। आपका नाम हो गया मनीष कुमार, एसएससी जीडी 2024 वाले हैं भाई, एसएससी जीडी 2024 वाले ये भाई हैं, दोनों दोस्त हैं भाई, एमपी से, एमपी के कहां से, शाहजहापुर, और आप यूपी में बिजनौर से। ठीक है, तो ये दोनों भैया ये इत्तेफाक से आए थे, आज ये वीडियो शेड्यूल करा दी, ये जा रहे थे तो मैंने कहा भाई रुक जाओ, जो वीडियो है तो दिखाई देता हूं बच्चों को, वर्दी से थोड़ा सा बच्चों में जुनून दौड़ जाता है। तो ऐसा आपको याद हो तो 2019 में मैंने 2 बच्चों को दिखाया था, याद कभी देखिए वो वीडियो, नहीं देखी, वो नहीं देखी होगी, देखिए उसमें दिखाया था जब सबसे पहले एसएसएफ की भर्ती, वो यूपी पुलिस छोड़ के आया वो बच्चा और एसएसएफ में लगा था। अब सोचो यूपी पुलिस को भी प्रीफर नहीं करते इसके सामने, है ना, तो ये भाई है, तो ये एसएसएफ पाके घर वाले कितने खुश है भाई बताओ, बहुत खुश है। तो अब मुझे बताओ कि आपने एसएसएफ एक तो इसलिए चुने कि भाई सबसे अच्छी नौकरी है, क्या आपका आगे की तैयारी का मन है इसलिए एसएसएफ चुनी, किस चीज की तैयारी करोगे आप आगे, एसएससी सीजीएल की सोच रहे हो, आप एमपी के स्टेट लेवल पे भी जाओ सोचोगे, अच्छा जैसे एमपी में आप दूर के हो और दिल्ली में ही नौकरी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑल टाइम दिल्ली में ही है, आप रिटायरमेंट तक दिल्ली में रहेंगे, तो आपको एमपी में तो मतलब पास का हो तो अप डाउन कर लो, फ्राइडे को, रोज मंडे टू फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2 ही दिन मिलेंगे, 2 दिन तो आपके सफर में निकल जाएंगे, फिर कैसे करोगे,
30 दिन की ईएल होती है, छुट्टियां वो भी है साल में, आप पे 8 दिन की सीएल है। और यहाँ ड्यूटी एडजस्टमेंट हो जाता है, जैसा आपने मुझे बाद में पहले बताया था। तो ड्यूटी एडजस्टमेंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यार आप ना सैटरडे संडे की अपनी जो जॉब है, भाई मैं तुम जो ना सैटरडे संडे के अलावा तुम 2 दिन किसी और दिन भी छुट्टी कर लो, मैं आपकी ड्यूटी कर लूंगा, तो 2 मेरे वो और 2 वो, 4 दिन के मैं घर चला जाऊंगा। तो ऐसे महीने में भी एडजस्ट कर लेते हो आप, महीने में एक बार ऐसे कर। पर ये कोई लिखित में रूल नहीं है, पर ये आपसी एडजस्टमेंट हो जाता है जब वहाँ नौकरी करते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब ये 7 दिन लगातार ड्यूटी, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने अपने सैटरडे संडे ड्यूटी करी, फिर आपको अगले हफ्ते 4 दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाओ, ऐसा कर लेते हो। 6 भी कर लेते हैं कभी कभी ऐसे इकट्ठी, कि वो 4 अगले अगले हफ्ते भी पूरे हफ्ते कर दिया आपने। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब वो रूल में नहीं है ना। पर ठीक है, एडजस्टमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है। तो भाई ऐसी बातें बताया करो मतलब ऐसे, है ना, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा सीक्रेट, क्योंकि अभी इनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जस्ट ये अभी अभी गए हैं। ट्रेनिंग जब ले लेंगे तो ये भी पता लगेगा इनको कि क्या हमें बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो भी एक रहता है। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत मतलब आभार आप लोगों का कि आप उस दिन वीडियो में आ गए जिस दिन मैं वीडियो शेड्यूल करा रखी थी, और आप इत्तेफाक से आ जाए। तो आप सम्मान समारोह में नहीं आए थे? आप आए थे? आपको दोबारा मिलने की इच्छा हो गई फिर? अच्छा, चलो ठीक है। देखो यहाँ एसएसएफ यहाँ लिखा रहता है, आपको दिख रहा हो कैमरे में, तो एसएसएफ इससे पहचानते हैं। सीआईएसएफ वाले को यहाँ सीआईएसएफ मिलेगा। अच्छा कैप तो दिखाओ, आपकी कैप रखी हुई है? अच्छा कैप रखी हुई है, कैप भी पुलिस वालों की तरह आपको एकदम पुलिस वाली वर्दी लग रही होगी, तो पुलिस वाले नहीं है इस बात से पहचानोगे आप बस, ठीक है, और कोई पहचान नहीं है। चलो ठीक है भाई, ओके ओके। तो यही वर्दी सेम आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। एसएसएफ का बंदा इस तरह से लगता है, भाई ने टोपी नहीं लगाई, टोपी नॉर्मल वाली, और भाई सब इंस्पेक्टर वाली वी शेप वाली टोपी मिलती है ना, जिसको पी कैप बोलते हैं शायद, तो वो वाली मिलती है, तो भाई भी लगाता है ना। पर वो मिलती है सही लेवल पर जाके 2 स्टार होते हैं, तो कांस्टेबल की तो वो वाली मिलती है जिसको यूं कर लेते हैं थोड़ा सा, तो नहीं लगा रखे भाई की मांग बिगड़ जाएगी, है ना। चलो, तो 52,991 और 49,503 कटपिट के ये सैलरी मिल जाती है। एक की मैंने वीडियो बनाई थी एक सैलरी स्लिप को लेकर के, तो करीब करीब इतनी बन रही थी, तो वहां से आइडिया है, तो इतनी करीब सैलरी बन जाती है इन हैंड। आप देखते हैं ये है सीआरपीएफ, तो इसकी सैलरी भी 52,000 मान लीजिए टोटल बनती है ग्रॉस, और कट पिट के 45,000, क्योंकि देखो उन लोगों का एसएसएफ में जो होता है कि वो अपना रेजिडेंस खुद करना है, यहाँ रेजिडेंस भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा होगा, तो इस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि उनकी सैलरी में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं एसएसबी में, तो एसएसबी में ये जो सबसे सिक्योर्ड सेफ फोर्स मानी जाती है, वैसे तो ये बिल्कुल आर्मी जैसी ही है, पर सिक्योर्ड सेफ एकदम सेफ फोर्स क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर, यानी बांग्लादेश पे तो बीएसएफ ही रहती है, नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर, जहां बहुत आसान है जाना आना, उन दोनों बॉर्डर पे कभी आपने लड़ाई सुनी है? नेपाल बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई जी, या भूटान बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, सबसे कम रिस्क इसी बॉर्डर पे होता है। इसलिए एसएसबी को भी बहुत बार चुनते हैं लोग, भाई एक वर्दी वाला रॉब भी रहेगा, और भाई आरामदायक नौकरी भी है, और उतना कोई टेंशन भी नहीं है, गोली चलानी है दिन रात, तो इस वजह से भी लोग एसएसबी को चुनते हैं। तो अच्छा, इससे पहले ये सीआईएसएफ, ओ भाई ये फुल फॉर्म गलत है, इसको सीआईएसएफ की वर्दी, सॉरी ये सीआरपीएफ नहीं है, सीआईएसएफ है, ये सीआईएसएफ है। और ये आपको दिख रही है ना, सीआईएसएफ की जो नौकरी होती है वो कहां पर होती है? ये होती है आपके मेट्रो स्टेशन पे, या मैं आपको बताऊं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो बाहर सेंट्रल मतलब भारत सरकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो एयरपोर्ट हो सकता है, वो मेट्रो जैसी इंडस्ट्री हो सकती है, या और कोई इंडस्ट्री हो सकती है ऑयल वगैरह की, है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उन सब पे जो सिक्योरिटी रहती है, और बहुत टाइट सिक्योरिटी मानी जाती है सीआईएसएफ की। गवर्नमेंट की ऑफिस बिल्डिंग है ए और बी ग्रेड की जो बिल्डिंग है, उनको सीआईएसएफ सिक्योर करेगी, और जो सी डी एफ ग्रेड की, यानी जो जर्जर हुई पड़ी है बिल्डिंग, उनको एसएसएफ सिक्योर करेगी। तो वहां भी सीआईएसएफ चाहिए दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में ज्यादातर ऐसे ऑफिस, बड़े शहरों में है इंडस्ट्री, तो उनमें ही इनकी ड्यूटी रहती है। समझ में आ गई आपको बात कि सीआईएसएफ कहां लगती है, ठीक है। ये आपने दिख रहे हो, ये वर्दी एसएसबी की है, ये आप वर्दी देखते हो, ये है आपकी सीआरपीएफ की वर्दी, ये है सीआरपीएफ, ठीक है। और ये 45,000 प्लस इनकी भी सैलरी रहती है, ठीक है भाई। और वर्दी देखो, अगर आप देखो कि जैसे इंटरनल घुसपैठिए से लड़ेगा कौन? इंटरनल। एक होता है बॉर्डर सिक्योरिटी, वो बीएसएफ है, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ। लेकिन अंदर भी तो घुसपैठिए होते हैं, अंदर भी तो जैसे आप सुनते हो कि वो माओवादी है ना, या और नक्सली सुनते होगे, उनसे कौन भिड़ता है? उनसे यही लोग भिड़ते हैं। कौन? सीआरपीएफ के। किसी राज्य में अंदर दंगे हो गए, कौन संभालेगा उनको आर्मी से पहले? सीआरपीएफ, ठीक है। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। जब किसी राज्य पे अपनी पुलिस कम पड़ जाती है, जो काम पुलिस का है उसी को ये एडिशनल फोर्स भेज के, क्योंकि देश की भी तो जिम्मेदारी है, राज्य में कुछ गड़बड़ हो गई तो देश की भी तो जिम्मेदारी है कि वो वहां उनको संभाले हालात को, तो उनका ऑर्डर कौन मानेगा देश का? सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय सीधा वहां भेज देता है, ठीक है, संभालो सिचुएशंस को। लेकिन इनसे भी अगर नहीं संभलता, फिर आती है आर्मी। आर्मी को एक ही चीज दिखाई सुनाई, भाई आर्मी को क्यों खतरनाक माना जाता है पता है? आर्मी कहीं घुस गई तो क्यों माना जाता है? एक गोली एक आदमी, एक जान एक गोली। बाकी पुलिस को क्या सिखाया जाता है? भाई पैर में गोली मारो, कि वो किसी की जान ना जाए, पैर में गोली मारो। तो इनको भी वही सिखाया जाता है, ये भी पुलिस है कि स्थिति कंट्रोल करनी है। लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर हो जाए, शूट एंड साइट के ऑर्डर हो जाए, फिर कौन होगा? आर्मी। एक गोली एक जान, आर्मी का सीधा सिद्धांत, कि एक गोली बर्बाद करो एक जान के लिए। तो भाई वहां होता है कि सीधा, जब ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है ना उनको कि खोपड़ी में गोली मारोगे तो सीधे 5 नंबर, और बाकी नीचे शरीर में गोली मारोगे तो 3 नंबर, पैर में लगी तो 2 नंबर। तो उनको ट्रेनिंग ही ऐसी है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? और ये रहा आईटीबीपी। आज ये अंतर बता रहा हूं थोड़ा सा आपको, उत्साहित हो जाते हैं बच्चे आर्मी के नाम पे, तो देखो वैसे ही सम्मान बरसता है। ये इंटरनल पर देश संभाला हुआ ये लोग भी हैं। लेकिन अगर आप देखो आईटीबीपी, इनकी भी बहुत जरूरत है कि देखो इंडियन जो तिब्बत बॉर्डर है उसकी पुलिस है, बाकी फिर आर्मी है, मैं बोल रहा हूं इनके पीछे सब आर्मी है। लेकिन उस बॉर्डर को सिक्योरिटी अगर देना है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो चाइना है उस तरफ पूरा जो रखाना है चाइना की तरफ से, तो वो इनके रख रखाव होता है।
आईटीबीपी। और ये चूंकि ये सारा बॉर्डर अगर आप तिब्बत एरिया देखोगे पहाड़ी एरिया है, जंगल वाला एरिया है, तो वहां अगर आप देखते हैं तो फिर वहां ठंड वाला एरिया है, तो इनकी सैलरीज भी काफी अच्छी होती हैं। 50,000 से लेकर के 65,000 तक इनकी सैलरीज हो जाती है। रिस्क है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो ये आप इसमें देख पाते हैं आईटीबीपी के अंदर। अगर मैं बोलूं असम राइफल, तो अगर बिल्कुल आर्मी जैसा स्वैग चाहिए आपको, आर्मी जैसी वर्दी चाहिए, तो असम राइफल है वो। पर ये आपका इसका एरिया मतलब एडवेंचर जॉब रहती है हमेशा। सैलरी भी इसकी, हालांकि ये नॉर्मल एरिया की मैंने दिखाई है, 70,000 तक भी चली जाती है, 65-70,000 भी चली जाती है रिस्क एरियाज में अगर इनकी रहती है तो, ठीक है। तो ये वर्दी होती है जो आपको बिल्कुल ऐसी लग रही होगी कि आर्मी जैसी अगर वर्दी का स्वाद लेना है तो असम राइफल, ठीक है। तो आपको एकदम चीजें समझ में आ रही होंगी कि मुझे क्या चूज करना है क्या नहीं। ये है बीएसएफ, पाकिस्तान बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, फेंसिंग बिल्कुल बॉर्डर पे जो आगे होते हैं एकदम, आर्मी से भी आगे, वो बीएसएफ होती है। सही से आमना सामना होता है तो वो बीएसएफ का होता है। उसके बाद फिर आर्मी को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी जो करेगी वो बीएसएफ है। इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी होती है, पर यहां भी रिस्क एरिया में बिल्कुल मान लीजिए जो पाकिस्तान बॉर्डर पे उसकी सैलरी अलग ही लेवल की मिलेगी। ये नॉर्मल एरिया की हमने लिख दी है, किसी बच्चे की सैलरी स्लिप मिली, नॉर्मल एरिया में ड्यूटी चल रही तो हमने सैलरी लिख दी। बाकी ये भी 60-65 तक जाती है अलग अलग एरिया की। ये है एनसीबी जो कभी कभी आती है एसएससी के अंदर। इसमें वर्दी नहीं होती, इसमें बस एक ऐसी जैकेट मिल जाए, कई बार उस पर एनसीबी लिखा रहेगा। अगर जैकेट नहीं है तो आप नॉर्मली आप अपने ऑफिसर्स के साथ, जो ड्रग्स का कारोबार है उनके हेल्पर के रूप में आप जा रहे हो अपने ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, उनको असिस्ट करने, ठीक है। वो अगर ऑफिसर कहेंगे तो चाटा मारो तो आप चाटा मारोगे, नहीं कहेंगे तो नहीं मारोगे। तो यहाँ हथियार वगैरह नहीं रहता आपके पास। चलो, तो कुल मिलाकर के ये सारी फोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस ये है कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो, थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हो, तो ये उसके लिए वीडियो था। तो अगर जो एसएससी जीडी का बच्चा एकदम फ्रेशर है, तो उसको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई मैं जो है इस फोर्स को ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, इसके फायदे नुकसान सब बता दिए मैंने, ठीक है। तो कहां पर कौन सी जॉब किस तरह की, लड़कियों के लिए कौन सी है किस हिसाब से, वो भी मैंने आपको बता दिया। सीआईएसएफ बेस्ट है लड़कियों के लिए, एसएसएफ बेस्ट है लड़कियों के लिए, ठीक है, ये दो जॉब। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि एसएससी जीडी की नौकरी, वो लोग भी, हाँ, एसएससी जीडी की जो नौकरी है कि जो फ्रेशर करना चाहते हैं तैयारी, तो भाई उनको कम से कम 6 मंथ्स की एक बेहतरीन तैयारी चाहिए होगी, 6 मंथ्स लगातार। ये फ्रेशर के लिए है, ये फ्रेशर के लिए है। फ्रेशर भी उस लाइन में आ सकता है कि मैं 160 में से 160 कर पाऊं, पर 3 महीने आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, जिसमें 3 महीने लगेंगे, बहुत अच्छे से कर लो कंप्लीट, और 3 महीने आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, जो सीखा है उसको बराबर बार बार करना है। और ये कम से कम आपको डेली 7 से 8 आवर्स 6 महीने अगर आप करना चाहते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं 2 साल से 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, पर वो उनमें एक ही कमी है कि वो रेगुलर कभी तैयारी नहीं कर पाए। कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कभी कोई और भर्ती आ गई उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कभी कुछ आ गया उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं ये उन एरिया के लिए बता रहा हूं जो यूपी से, राजस्थान से, जिनकी हाई कट ऑफ जाती है। 7 से 8 घंटे अगर आप 6 मंथ्स लगातार तैयारी कर देते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि 6 महीने में आपके हाथ में एक नौकरी होगी और अपनी पोस्ट होगी चॉइस की जो आप चाहते हैं, ठीक है। वरना तो भाई रैंकर्स को मिलती है, जो बच्चे दिखाए थे ना मैंने अभी ये एसएसएफ में, इन दोनों को एक की रैंक 47 है, एक की 50 थी, तभी मिलता है एसएसएफ जैसी पोस्ट, ठीक है। चलो, पेपर लेकिन आसान रहता है। तो चलो बच्चों, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।